कोर्स शुरू करते हैं जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी आता है। तो इसमें पहला डायग्राम दिया हुआ है मेल्विन केल्विन का, जिन्होंने केल्विन साइकिल प्रपोज की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, केल्विन प्रपोज दैट प्लांट change light energy to chemical energy by transferring an electron in organized array of pigment molecule and other subjecting. This mapping pathway of carbon assimilation in photosynthesis earned him Nobel Prize in 1961. तो जो केल्विन साइकिल लिया था मेल्विन केल्विन ने, उनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1961 में। और यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का डायग्राम दिया हुआ है एग्जांपल के साथ, कि देख सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यूज़ होता है, जिससे मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का दिया हुआ है। पहला दिया यूनिपोर्ट, जिसमें सेम सिंगल डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स कैरी हो सकते हैं, जैसे अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, सिर्फ एक डायरेक्शन में। एंटीपोर्ट, एक टाइम पे तो अंदर भी जा सकता है कोई मॉलिक्यूल और उसी टाइम पे बाहर भी जा सकता है। फिर आता है सिमपोर्ट, जिसमें एक टाइम पे मॉलिक्यूल पूरा अंदर जाएगा या पूरा बाहर जाएगा। दो मॉलिक्यूल या तो अंदर जाएंगे या तो बाहर जाएंगे, इसको कहते हैं सिमपोर्ट। अब यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टी, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूज़न के लिए कोई मेजर्स रिक्वायर्ड नहीं है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सारे मेजर्स रिक्वायर्ड हैं। याद क्या रखना है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के लिए या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो अगर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है यानी कि डाउनहिल प्रोसेस होगा, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसनट्रेशन मूव कर रहा है, तभी तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। वरना एनर्जी जरूर रिक्वायर्ड है। जब किसी को पहाड़ पे चढ़ाना है तो एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, लेकिन पहाड़ से उतारना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो इस नाते अपहिल में क्या कहते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड नो, एटीपी नो। तो इसके वजह से ये भी आंसर क्लियर हो गया और बाकी सब यस होता है। तो यही 2 पॉइंट याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पहला डायग्राम दिया हुआ प्लाज्मोलाइट सेल का, जिसमें देख सकते हैं जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर गया है। फ्लैसिड सेल मतलब जिसको पानी की कमी है, तो यहाँ पानी अंदर आएगा। टर्जिड सेल जिसको पानी का ज़रूरत नहीं है, पूरा टर्जिड हो चुका है, इसमें पानी आ चुका है, तो इसमें पानी बाहर जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, प्लाज्मोलाइट सेल का जो टर्जर प्रेशर होता है वो निगेटिव होता है। फ्लैसिड सेल का टर्जर प्रेशर 0 होता है और टर्जिड सेल का टर्जर प्रेशर पॉजिटिव होता है। अब यहाँ देख सकते हैं पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन रूट्स। रूट में कैसे किस पाथवे से वाटर मूव करता है। तो 2 पाथवे होते हैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सबसे पहले आता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो एडजेसेंट टू सेल वॉल मूव करेगा, पूरे सेल्स में एडजेसेंट टू सेल वॉल, मतलब सेल वॉल वो क्रॉस नहीं करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक एंडोडर्मिस या कैस्पेरियन स्ट्रिप तक नहीं आ जाएगा। एक बार कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई तो फिर उसको भी एंडोडर्मिस यानी कि सेल वॉल के अंदर घुसना पड़ेगा। इसको कह दिया एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होता है, जब वाटर सेल टू सेल मूव करता है सेल वॉल को क्रॉस करते हुए। पहले यहाँ सेल वॉल क्रॉस किया, फिर दूसरे का सेल वॉल क्रॉस किया, फिर आगे बढ़ते गया। और से एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट कहाँ आके एक हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं एंडोडर्मिस या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से। अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं सिम्प्लास्ट, देख सकते हैं जो सेल्स के अंदर जा रहा है, फिर यहाँ भी सेल के अंदर चला गया और लास्ट में एंडोडर्मिस में आ गया, फिर आगे चला गया। एपोप्लास्ट देख सकते हैं सेल के अंदर जा ही नहीं रहा, बिटवीन द सेल वॉल्स जा रहा है, घूम रहा है, लेकिन एंडोडर्मिस में आके ये भी मिल गया, एंडोडर्मिस में आके ये भी सेल के अंदर चला गया। फिर देख सकते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दिखाया गया है, पतला सा, जो डेड करता है, मतलब कोई भी चीज़ को पास नहीं होने देता, डेड नहीं करता, पास नहीं होने देता। कॉर्टेक्स देख ही रहे हैं, फ्लोएम अंदर होगा, पेरिसाइकिल होगा। अब यहाँ पे पहला डायग्राम दिखाया गया है हाइड्रोपोनिक्स का, जो सॉइल लेस कल्चर ऑफ ए प्लांट होता है। तो देख सकते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे एक एरिएशन ट्यूब लगाया जाता है, ठीक, फनल फॉर एडजस्टिंग वाटर लेवल के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। बाकी कॉटन से सबको कवर किया गया ताकि एक्सेस एयर या कोई जर्म्स अंदर ना जाके, एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम में कोई जर्म्स ग्रो कर सकता है इस नाते, और प्लांट सॉइल लेस कल्चर में ग्रो हो रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, जिससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल फिक्सेशन से NH3 में आता है, मतलब N2 NH3 में कन्वर्ट होता है इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल से।
फिर इलेक्ट्रीफाइंग अगर करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन करते हैं तो सीधे NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, NO3 माइनस से डीनाइट्रिफिकेशन होकर वापस NO2 भी कन्वर्ट हो सकता है। किसकी वजह से? सूडोमोनास और थायोबैसिलस की वजह से। ठीक, अब NO3 अपटेक होता है किससे? प्लांट से, और प्लांट को कौन खाता है? एनिमल। फिर दोनों डिग्रेड होते हैं डिकेइंग बॉडी में, और फिर अमोनिफिकेशन होकर फिर अमोनिया बन जाता है। फिर ये साइकिल चलती है इस तरीके से। ये साइकिल इस तरीके से वापस भी जा सकती है, वापस घूम के फिर इस तरीके से चल सकती है। तो ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है नोड्यूल फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा उसकी वजह से जो रूट का हेयर्स होगा वो कर्लिंग करेगा। कर्लिंग की वजह से एक इन्फेक्शियस थ्रेड अंदर कॉर्टेक्स तक चली जाएगी। उसके बाद नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा जो आगे चल के प्लांट को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, और इसी को माइक्रोराइजा भी कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में, तो इस सब में। अब देख सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। सबसे पहले एक एंजाइम है जिसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोजिनेज, जो किससे बना है? आयरन और मॉलिब्डेनम प्रोटीन से बना है। इसके साथ एक एडजेसेंट हार्मोन होता है जिसको लैग एच भी कहते हैं, जो O2 स्कैवेंजर होता है। जो O2 स्कैवेंजर सेल्स होते हैं, जिसमें O2 स्कैवेंजर सेल्स क्या करते हैं? लैग हीमोग्लोबिन के एक नॉन ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं या एनएरोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, ना तो नाइट्रोजिनेज को नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नॉन O2 इन्वायरमेंट या एनएरोबिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? नाइट्रोजिनेज बाइंड करेगा NO2 से। उसके बाद इसका, जिसको कहते हैं प्रोटोनेशन या हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, एक बॉन्ड टूटेगा, HH जुटेगा, फिर एक और बॉन्ड टूटेगा, एक और HH जुटेगा, फिर एक और बॉन्ड टूटेगा, और 3H एक N 3H एक N NH3 के फॉर्म में 2 NH3 निकल जाएंगे, और फिर ये जो नाइट्रोजिनेस होता है ये अलग होकर रिलीज हो जाएगा। अभी जाके दोबारा किसी और N2 से बाइंड करेगा, और ऐसे ही रूट्स के अराउंड नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो जाएगा। ये नोड्यूल फॉर्मेशन के बाद की प्रक्रिया है। अब यहाँ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि कैसे एक बेल जार के अंदर जितना ऑक्सीजन रहता है, एक मोमबत्ती या जिसको कहते हैं कैंडल यूज़ कर लेता है बर्निंग के दौरान, और जो माउस होता है वो डेथ हो जाता है। फिर बाद में जो कैंडल होती है वो भी बुझ जाती है। फिर अगर उसी में एक प्लांट रखते हैं तो प्लांट बार बार ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहेगा, जो इसका कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहेगा, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट कैरी चलता जाएगा। ऑक्सीजन की वजह से ये चूहा नहीं मरेगा। ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था, याद रखेंगे। अब ये डायग्राम सेल बायोलॉजी में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार यहाँ भी देख लीजिए। स्ट्रोमा जो मेम्ब्रेन है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ग्रेना इसको कहते हैं, इसके अंदर एक को थाइलाकॉइड कहते हैं, जो दो ग्रेना को जोड़ता है उसको स्ट्रोमा लेमिना कहते हैं। इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो ये सब आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन होता है ये क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन भी पूछा जाता है। इसमें मेजर डायग्राम ये है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका 400 से 450 नैनोमीटर पे होता है, और लगभग 700 से हल्के कम नैनोमीटर पे होता है। मतलब 680 पे मैक्सिमम होता है और 450 पे मैक्सिमम होता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऊपर इसमें क्या क्या यूज़ किए गए थे ये भी पूछा जा सकता है। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। मतलब ये चीज़ें रखी गई थी और देखा गया था कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जेड स्कीम का डायग्राम दिखाया गया है। तो देखिए सबसे पहले जो पहला होता है फोटो सिस्टम सेकंड, यानी कि जो यहाँ पे होगा ये P680 वाला है। ठीक, फोटो सिस्टम सेकंड वाला जो P680 वाला, इस पर जब लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि होता है प्लास्टोक्यूनिन या फियोफाइटिन जिसको हम लोग कहते हैं। फिर ये आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसकी वजह से ATP का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये भी आएगा किसके पास? सेकंड, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो PS फर्स्ट है, यहाँ P700 की बात हो रही है। फिर ये इलेक्ट्रॉन दोबारा क्या कहते हैं अपना ऊपर भेजेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। यहाँ पे होता है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से जो प्रोटोनेशन होगा, जो यानी कि NADP में प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और NADPH बन जाएगा, जो कि बाद में जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होगा, दूसरा चीज़ हम लोग देख सकते हैं, जो
हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कह रहे हैं जो सॉरी जो वाटर का स्प्लिटिंग होगा ये भी इसमें किस में होता है, जेड स्कीम में होता है। वाटर का स्प्लिटिंग किसकी वजह से होता है, तो इसमें मोलिब्डेनम आता है, क्लोरीन आता है और कैल्शियम आता है। ये 3 आयन की वजह से इसका मोलिब्डेनम नहीं मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज की वजह से होता है। मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम की वजह से वाटर स्प्लिटिंग होता है, तो याद रखना है। ये दूसरा डायग्राम है जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का है। इसमें लाइट आएगा P700 पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरिडॉक्सिन पे, बीच में आता है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, उसका फेरिडॉक्सिन पे, फेरिडॉक्सिन से फिर ये एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है एटीपी, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जो इलेक्ट्रॉन हाई टू लो जब जंप करता है तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपी के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होकर प्लास्टोक्यूनिन होता है यहाँ पे पीक्यू, जिसमें कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, फिर वापस आता है। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और यहाँ पे C3 साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट CO2 के साथ कंबाइन करके फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो कि 3 कार्बन का होता है, इसी नाते इसको C3 साइकिल कहते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। ठीक, फिर उसमें रिडक्शन होकर ट्राइओस फॉस्फेट बनेगा, जो कि बाद में सुक्रोज और स्टार्च बनाता है। 6 बार जब ये साइकिल चलेगी तब एक ग्लूकोज बनेगा और फिर रीजनरेशन होकर दोबारा ये बन जाता है। 6 बार साइकिल चलती है, C3 साइकिल 6 बार चलती है, तो फिर एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में अगर आप ध्यान देंगे तो 18 ATP और 12 NADPH2 खर्च होता है C3 से। ठीक, और यहाँ C4 पाथवे दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें मेजर क्वेश्चन कहाँ से आता है कि जो कार्बन फिक्सेशन होता है वो किस में होता है, तो कार्बन फिक्सेशन आपका मेसोफिल सेल्स में हो रहा है, देख रहे हैं। फिर जो आपका डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो बंडल शीथ में होता है। या C3 साइकिल कहाँ चलती है, तो बंडल शीथ में चलती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बंडल शीथ क्या होता है, ये बहुत थिक होता है, ठीक, मेम्ब्रेनस होता है। बंडल शीथ के बारे में भी क्वेश्चन आता है। ठीक, रीजनरेशन कहाँ होता है, तो ये भी पूछा जाता है, तो मेसोफिल सेल्स में होती है रीजनरेशन। यहाँ पे एक और कंपाउंड ऐड होता है मैलेट, जिसको कहते हैं, मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यहाँ मैलेट होता है। ठीक, मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ निकल जाता है, एक तरफ C3 साइकिल चलती है। तो ये सब क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। इसी C3 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। हैच एंड स्लैग साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल, सॉरी C3 बोल दिया था मैंने। C4 साइकिल को कहते हैं हैच एंड स्लैग। अब ये जो चार्ट है इसको आप खुद से भरिएगा। आपको अगर ये आप खुद से भर लेते हैं तो आपका चैप्टर का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं इसी चार्ट से आए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। आज तक मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चार्ट से आए, तो खुद से चार्ट भरने का ट्राई करिए चैप्टर पढ़ के। अब यहाँ ग्लाइकोलिसिस का वो दिया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे दिया हुआ। तो मेजर क्वेश्चन क्या आता है कि ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिएगा 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। मेजर क्वेश्चन इसी पे आता है। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक रिएक्शन की ये रिएक्शन है। पायरुविक एसिड जो बना था वो कोएंजाइम A और NAD के प्रेजेंट में किसके, और NAD के प्रेजेंस में किस, और Mg+2 पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में एसिटल कोएंजाइम A में और एक का CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ याद रखना वाला एसिटल कोएंजाइम A फिर किस में जाएगा, आपका आगे जो क्रैब्स साइकिल चलने वाली है उसमें एसिटल कोएंजाइम A जाता है। तो कहाँ शुरू होगा, ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड से बना एसिटल कोएंजाइम A, और एसिटल कोएंजाइम से आगे क्रैब्स साइकिल जाएगा, जिससे फिर फाइनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एसिटल कोएंजाइम A बनता है, जरूरी नहीं है हर बार पायरुविक एसिड से ही बने। यहाँ आप देख सकते हैं फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्जन हुआ, इससे डिहाइड्रोक्सी एसीटोन बना, और फिर दोबारा इस तरीके से पायरुविक एसिड बना जिससे एसिटल कोएंजाइम A बना। लेकिन फैटी एसिड सीधे एसिटल कोएंजाइम A भी बन सकता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रैब साइकिल में जो एसिटल कोएंजाइम A आ रहा है, ये जरूरी नहीं है सीधे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से आया हो, या पायरुविक एसिड से आए हुए फैट से भी आ सकता है। तो इसमें यही दिखाया गया। बाकी ये सब आप ग्लाइकोलिसिस में भी देखे हैं। फिर यहाँ पे पायरुविक एसिड बनेगा, एसिटल कोएंजाइम क्रैब साइकिल, फाइनल ETS से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS होता है O2, लेकिन अगर पूछा जाए फाइनल इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन है, तो वो आंसर जाता है A3।
ठीक। E3 होता है वो फाइनल कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, फाइनल जो चीज जो कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो O2 होता है। तो चीज़ें याद रखेंगे। अब यहाँ RQ के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है जो है रिस्पायरेशन कांस्टेंट, और इसका क्या वैल्यू होता है, इवॉल्व CO2 अपॉन कंज्यूम O2। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे, सीधे फार्मूला पूछा जाता है, और अलग अलग वैल्यू जो होती हैं RQ को अलग अलग चीज़ों की वो पूछा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ट्राईपालमेटिक एस जो होता है ट्राईपालमेटेट का, उसका RQ वैल्यू 0.7 होती है, पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर जो ग्लूकोज होता है इसका RQ वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सेम चीज़ प्रोटीन के लिए जो RQ वैल्यू होगी वो 0.9 होगी, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो फूड जो प्रोड्यूस होता है किसी भी कंट्री में, जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो अर्थमेटिक ग्रोथ के हिसाब से प्रोड्यूस होता है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। ठीक, तो याद रखेंगे। फिर आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ, इससे पहले आता है लैग फेज, फिर आता है एक्सपोनेंशियल फेज, लास्ट में आता है सैनिटरी फेज। सैनिटरी फेज जिसमें क्या कहते हैं मिनिमम ग्रोथ होती है, कोई ग्रोथ नहीं होती। लैग फेज जब एक बच्चे का आप देख सकते हैं स्मॉल बेबी, उसके बाद वो एडल्ट बना और फिर लास्ट में ओल्ड एज में चला गया। तो ये हर सबके साथ ये लागू होता है, एक प्लांट के साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ का क्या मतलब है। अगर आप इसमें देखेंगे तो 5% की ग्रोथ इसमें भी है, 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ, और इसमें देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ। दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। ठीक, लेकिन अगर रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे तो इसकी रिलेटिव ग्रोथ 100% हुई है। ये देख रहे हैं 5 से सीधे 10 पहुँच गया, और इसकी रिलेटिव ग्रोथ आप देख सकते हैं तो ये 5% 10% हुई है। तो ये होता है रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ। अब यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट के बारे में दिखाया गया। देखिए डे न्यूट्रल प्लांट होता है, उसको कितनी भी लाइट देंगे वो सेम वो मतलब फ्लावर तो देगा ही, लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट है उसको क्रिटिकल से अगर कम लाइट देंगे ठीक तो फ्लावर देगा, क्रिटिकल से जैसे अब देंगे फ्लावर नहीं देगा। जो लॉन्ग डे प्लांट है उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट देंगे तो ही फ्लावर देगा, और कम देंगे तो फ्लावर नहीं देगा। ये क्रिटिकल फोटो पीरियड जरूरी नहीं है कि लॉन्ग डे प्लांट का ही ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है, और शॉर्ट डे प्लांट का कम हो वो ज़्यादा भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दैट टिप ऑफ कॉल्यूटाइल इज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ देख सकते हैं जो कॉल्यूटाइल की जो टिप है इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट की तरफ ये बेंट होता है। अगर हम लोग इसको कट कर देंगे तो इसमें बेंटेश नहीं दिखेगा। ठीक, लेकिन नॉर्मली ये इतना बेंट करता है, तो इससे यहाँ पता चलता है जो ऑक्सीजन है वो लेटरल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट